हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट की। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव। पीएम के अनाउंसमेंट के बाद दुनिया भर में चर्चा शुरू हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री का ये बयान, ये इंडिया की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत ही बड़े बदलाव का इशारा है। सोचिए, पहली बार देश का न्यूक्लियर पावर सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला जा रहा है। और ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये एक ऐसा डिसीजन है जो आने वाले डिकेड्स के लिए इंडिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए, इस बड़े फैसले की हर लेयर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस अनाउंसमेंट की डिटेल समझेंगे, फिर जानेंगे कि इसके पीछे इंडिया का 100 गीगावाट का एम्बिशियस सपना क्या है। हम ये भी देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज इसमें एंटर कैसे करेंगे, दुनिया के दूसरे देश इस मामले में क्या कर रहे हैं, और आखिर में इस नई एनर्जी पॉलिसी का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात क्लियर कर लेते हैं। ये जो बदलाव हो रहा है, ये इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी से जुड़ा है, न्यूक्लियर वेपन्स से नहीं। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है जिसकी अब नींव रखी जा रही है। तो सबसे बड़ा और बेसिक चेंज क्या है? देखिए, अभी तक इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने और चलाने का काम सिर्फ सरकारी कंपनियां जैसे कि एनपीसीआईएल के पास था। लेकिन अब इस नई पॉलिसी के अंडर प्राइवेट कंपनीज भी इन प्लांट्स को बना सकेंगी, ऑपरेट कर सकेंगी और उनका मेंटेनेंस भी कर पाएंगी। सही में एक गेम चेंजर है ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को अचानक ये बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब इंडिया की बढ़ती हुई एनर्जी की भूख और 100 गीगावाट के एक विशाल टारगेट में छिपा हुआ है। यही है वो मैजिक नंबर जो इस पूरी पॉलिसी को ड्राइव कर रहा है, 100 गीगावाट। ये इंडिया का टारगेट है न्यूक्लियर पावर से इतनी बिजली पैदा करना। अब ये टारगेट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको अगली स्लाइड से लगेगा। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। हमारी करंट कैपेसिटी और फ्यूचर टारगेट के बीच का जो फासला है ना, वो साफ दिख रहा है। आज हम लगभग 8 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं और टारगेट है पूरे 100 गीगावाट का। इतना बड़ा गैप भरने के लिए जिस मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो अकेले सरकारी खजाने से पूरा हो ही नहीं सकता। और बस यहीं पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जरूरी हो जाती है। और सोचिए, अगर हम यह टारगेट हासिल कर लेते हैं तो इसका असर हम सबकी, यानी आम लोगों की जिंदगी पर सीधा पड़ेगा। बिजली के बिल बहुत कम हो जाएंगे, हमें साफ क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी मिलेगी, हवा का पोल्यूशन कम होगा और देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी घर का बिजली का बिल आज 5,000 से 6,000 रुपए आता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बढ़ने के बाद यही बिल घटकर सिर्फ 600 से 700 रुपए तक आ सकता है। बिलीव मी, फ्रांस और रशिया जैसे देशों में जहां न्यूक्लियर पावर का खूब इस्तेमाल होता है, वहां बिजली सचमुच बहुत सस्ती है। टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाएगा? प्राइवेट कंपनीज इस हाई सिक्योरिटी सेक्टर में आखिर एंट्री कैसे करेंगी? चलिए, इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। इसके लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस बनाया गया है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक नया कानून बनाना। सरकार को न्यू एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 पार्लियामेंट से पास कराना होगा। ये बिल ही वो चाबी होगी जो इंडियन और फॉरेन दोनों प्राइवेट कंपनीज के लिए इस सेक्टर के दरवाजे खोलेगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा और जायज सवाल उठता है, सेफ्टी का क्या होगा, सिक्योरिटी का क्या? जब प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करेंगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो न्यूक्लियर सेफ्टी के स्ट्रिक्ट नियमों से कोई समझौता नहीं करेंगी? ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। बच्चों, अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसी सेफ्टी और सिक्योरिटी के सवाल का जवाब ढूंढने में हमें दूसरे देशों के मॉडल से काफ़ी मदद मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश न्यूक्लियर पावर को कैसे हैंडल करते हैं और इंडिया का प्रपोज्ड मॉडल उनसे कितना अलग है। तो इंडिया जो मॉडल अपना रहा है उसे आप एक हाइब्रिड मॉडल कह सकते हैं। मतलब सिंपल है, सरकारी कंपनीज जैसे एनपीसीआईएल वो भी काम करती रहेंगी और उनके साथ साथ पैरेलल में प्राइवेट कंपनीज भी काम करेंगी। ये अप्रोच आपको बताऊं, दुनिया में ज्यादातर जगहों पर नहीं देखा गया है, काफी यूनिक है। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अमेरिका में न्यूक्लियर सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेट है, लेकिन उन पर निगाह रखने के लिए एक सरकारी रेगुलेटर है। वहीं फ्रांस, चाइना और रशिया में ये काम मेनली सरकारी कंपनीज ही संभालती हैं। और इंडिया
इंडिया इन दोनों मॉडल्स के बीच का रास्ता अपना रहा है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, इसके बहुत गहरे जियोपॉलिटिकल मतलब भी हैं। ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर रहा है। इंडिया आज चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली कंज्यूमर है और हमारी एनर्जी की डिमांड हर साल तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब है इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाली इंटरनेशनल कंपनीज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और अट्रैक्टिव मार्केट बनने जा रहा है। तो इस खराबों डॉलर के मार्केट में कौन से देश सबसे आगे होंगे? शुरुआती साइन तो यही है कि अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। वहीं इन रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम की सप्लाई में कनाडा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। कुल मिलाकर ये पॉलिसी इंडिया, अमेरिका और कनाडा के बीच एक नई स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की नींव रख रही है। और इसका जियोपॉलिटिकल असर ये है कि जैसे ही अमेरिकन और वेस्टर्न कंपनीज इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगी, उनके अपने देशों का इंडिया की स्टेबिलिटी और ग्रोथ में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब पैसा और प्रॉफिट दांव पर होता है तो रिश्ते नेचुरली और मजबूत हो जाते हैं। तो आखिर में आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपने इतने सेंसिटिव न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को आने देना चाहिए या फिर इसे फ्रांस और चाइना की तरह पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में ही रखना चाहिए? क्या 100 गीगावाट का टारगेट इतना बड़ा है कि ये रिस्क लेना जरूरी है? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।